तो भंडारे में एक भोजन हुआ। भोजन हुआ तो सब लोग भोजन पा रहे थे, संतों की पंगत लगी। तो संत थे तो उन्होंने कहा कि भोजन रोक दिया बीच में। भोजन बनाने वाला रसोइया कौन है? क्या जी, रसोइया तो बढ़िया है, बहुत दिन से हमारे यहाँ काम कर रहा है। कि रसोइया बढ़िया तो है लेकिन वो चर्म कार्य की जाति का है। सब संतों ने कहा कि तुम लोग सब भोजन पा रहे हैं, सभी लोग पा रहे हैं, और वो वहाँ आपको कैसे पता है सब लोग खा रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, आप पता लगाओ। अच्छा, उनसे पूछा तो पहले वो ढोलक बजाता था, तो उसने कहा मैं ढोलक बजाता हूँ, गवैया हूँ। तो उसने सोचा कि हम अपना बता देंगे, छुप जाती तो हमको रखेगा नहीं भोजन में। हालांकि आदमी अगर शुद्धता से वो करे तो कोई बुराई भी नहीं है नहीं उसमें। पता चलता है। हाँ, कोई बुराई, और पता भी नहीं चलता अगर उसमें वो संस्कार है तो बुराई भी नहीं है। लेकिन वो संस्कारों की बात है ना, अगर संस्कार वो हैं तो बहुत दिक्कत करते हैं। अगर हमारे संस्कार उसी तरीके के हैं तो वो हमको हेर फेर के उसी जगह पर लेके जाते हैं। तो उन्होंने कहा साहब मैं तो वो ढोलक वही हूँ, आप ढोलक के। उन्होंने कहा ढोलक को जाने वाले नहीं, आप सच बताइए आप कौन है। तो सब लोगों ने और महात्मा ने कहा कि सच से बताओ, हम कुछ कहेंगे नहीं, अगर नहीं तो फिर हम आपको दंड देंगे। तो उसने कहा जी हम डर के मारे नहीं बताया आपको, वैसे हम जूता गाड़ने वाले पहले जूता गाड़ते थे, बाद में फिर हमने ढोलक बजाना शुरू कर दिया। फिर हमें कोई काम नहीं था तो हमने आसन भोजन बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा बात तो सही है। फिर साधु पूछे आपको कैसे मालूम पड़ा, आप समझ कैसे गए? उन्होंने कहा समझ हम इसलिए गए थे कि जो रोटी हमारे सामने आई, उस रोटी के अंदर वो इसने जो है वो जैसे जूता में टाकी लगा देते हैं, कारी लगा देते हैं, अच्छा। रोटी के अंदर कारी लगी हुई थी बनाने में ही। वहीं से उन्होंने पकड़ लिया उस बात। अब वो सब छेद हो गया होगा। छेद हो गया तो उन्होंने और लगा दी ऊपर, और लगा उसको के दोबारा। हाँ, ज़्यादातर क्या होता है जब छेद होते हैं माताएं क्या करती हैं, जब छेद हो जाता है तो उसको दोबारा करके फिर उसकी लोई बना करके फिर दोबारा बेल देती हैं। दोबारा बेल देते हैं। उसने वैसा नहीं किया, उसने लोई लेके ले यहाँ से लेके और ऊपर लगा के करके चिपके दिया, काम कर दिया। वो मतलब वहीं से ये ही भी उसका सोचने संस्कार वाली देखिए आप, कहाँ संस्कार कहाँ से पकड़ा है। सही बात है। दिमाग देखिए आप किस हाँ, चीज को कहाँ से पकड़ा है। कहाँ पकड़ा है। आदमी का दिमाग जो है, जो वो देख लेता है, संस्कारों को जिसने देखना है वो संस्कारों को ही तो पकड़ता है, क्या इसके कहाँ तक इसके विचार संस्कार जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों का निरीक्षण होता है। अब हमारी छोटी परीक्षा होती है, छोटी परीक्षा में क्या होता है कि छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जब आईपीसी अधिकारी की जब मतलब जब परीक्षा होती है, जो इंटरव्यू होता है बच्चों का, आप उनसे देखो, वो बच्चा पढ़ के जाता है, बहुत कुछ नॉलेज लेके जाता है दिमाग में किताबों की, और वो उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछते। जो अधिकारी लोग हैं वो पढ़ी जो किताबों वाला प्रश्न नहीं पूछते, वो ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं जो बिल्कुल आपका साधारण सा घर का प्रश्न होगा। वो ऐसा पूछेंगे कि अभी आप जो जीना चढ़ के आए हो उसमें कितनी सीढ़ियां थी। मतलब बिल्कुल ऐसी साधारण, इतनी साधारण बात पूछेंगे कि जो आपकी कल्पना में भी नहीं होगा। भी कोई इतना बड़ी परीक्षा हो रही है और वो इतनी इतनी बात, अच्छा वो इतनी बात क्यों पूछ रहा है? वो ये पूछ रहा है कि तुमने किताबों पर तो ध्यान दिया लेकिन तुम जहां हो वहां भी तुम ध्यान दे रहे हो? वहां पे भी ध्यान दे रहे हो, सही बात। किताबें से तो तुमने पढ़ लिया और तोता रटन कर लिया, उसमें क्वेश्चन भी है और उत्तर भी है। उन किसी ने प्रश्न लिख दिया और किसी ने उसका उत्तर लिख दिया, लेकिन प्रश्न हमारा है, प्रश्न हमारी जिंदगी का है, उत्तर हमें खोजना है। हमारे पास अकल है कि नहीं है? सही बात। वो इस बात का निरीक्षण करते हैं कि आपके पास दिमाग है कि आप तोता रटन तो ये कंप्यूटर है, ये मोबाइल भी है। सही बात है। इसके अंदर जो जो आप प्रश्न डाल दीजिए और जो जो इसमें उत्तर डला होगा वही तो आएगा। क्या नया उत्तर आ जाएगा? नया उत्तर इसके अंदर नहीं आएगा। नया उत्तर कौन देगा? आप दोगे। जो व्यक्ति चेतन है, जो व्यक्ति जिंदा है, जो व्यक्ति अभी जिसके अंदर सोच काम कर रही है, वो कोई भी उत्तर देगा। कैसा उत्तर देगा? जो समय होगा उसके हिसाब से देगा। समय के हिसाब से तो देगा ना। एक ही बात को तो देखो बदला जा सकता है, घुमाया जा सकता है। बंदी बंधाई बात तो उतनी होती है, लेकिन समय के अनुसार। राष्ट्रपति अमेरिका के जो थे रिटायरमेंट हो गए,
मतलब भूतपूर्व नई वोटिंग हो गई, तो जो बीच में जो हुए थे रिटायरमेंट वो प्रधानमंत्री या बड़े मतलब ओहदे के थे, बड़े कुल के थे, और जो नए आए थे उनके पिताजी जूता काटने वाले थे, चर्मकार थे। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, और विदेशों में तो इन चीज़ों का कोई वो नहीं है, उसे कोई और होना भी नहीं चाहिए, चाहे कोई देश हो चाहे विदेश हो, सबको अधिकार है वो तो। लेकिन कुछ लोग बड़े अहदे पे हो जाते हैं तो वो व्यंग्यात्मक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, वो गलत होता है, सही नहीं होता। जबकि अपने परमात्मा ने सबको इंसान के रूप में परमात्मा ने सबको बराबरता दी है, लेकिन हमने अपनी परवरिश अपने संस्कारों से अपने को नीचा किया है, उसमें भगवान का दोष नहीं है, वो हमारा ही दोष है, इंसान का दोष है कि हमने अपने परवरिश इस तरीके से किया, अपने को संस्कारित इस तरीके से किया, अपने आप को हमने ढाला, अपने आप की बनाने में हमने मेहनत ही नहीं करी। एक वस्त्र हमको दे दिया और उस वस्त्र को हमने सिलना ही नहीं जाना, उसको बनाना ही नहीं जाना, और हमने जैसा वैसे डाल लिया उल्टा सीधा, तो ये दोष वस्त्र का थोड़ी है ना, वो हमारा ही दोष है। हम उसको कैसे भी बना सकते थे, अच्छे से अच्छा बना के पहन सकते थे वैसे, और फिर हमने उसको धोया ही नहीं, साफ सुथरा ही नहीं रखा, तो वस्त्र का दोष थोड़ी है ना, वो हमारा ही दोष है। परमात्मा ने मानवता को सबको अधिकार दे दिया, लेकिन हम उसको संस्कारित ही नहीं कर रहे। हम पढ़ना ही नहीं चाहते, हम विद्वत्ता करना ही चाहते, हम तपस्या करना ही नहीं चाहते, हम उतने लेवल पे अपनी चेतना को खड़ा ही नहीं करना चाहते, तो फिर कहते हैं भेदभाव। भेदभाव तो रहेगा, फिर भेदभाव इसी बात का है कि हम अपनी चेतना को उच्च तक होने नहीं चाहते। नहीं तो ये हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि इस देश में भी कैसा भी कहीं भी कोई व्यक्ति पैदा हो और वो उसकी अगर ऊंचाई को छुआ हो उसका सम्मान ना हो, ऐसा नहीं हुआ, होता है। तो उस व्यक्ति के जब वो बन गए पिताजी, पिता वो कर रहे थे, वो आप बन गया बेटा राष्ट्रपति, तो पहले जिसकी विदाई समारोह में पहले जिसकी विदाई की जाती है पहले उनको संबोधन करते हैं, उन्हीं को टाइम मिलता है, तो उन्होंने संबोधित किया, जनता का धन्यवाद किया, लेकिन एक व्यंग उन्होंने किया उनके ऊपर, जो नए राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा देखो समय और भाग्य की बात है कि इनके पिताजी हमारे जूता गांठते थे, आज उन्हीं का बेटा जो है राष्ट्रपति बन गया। अब उन्होंने इस तरीके से की, मतलब भी तुम्हारा बाप, सीधा सीधा कहते तुम्हारा बाप मेरे जूते गाड़ता था। बात तो उन्होंने वही बोली, लेकिन घुमा करके बोली, व्यंग रूप में बोली, तरीके से बोली। अब हाँ, अब इस पे मतलब आदमी सोचे तो कैसा भी उत्तर दे, अगर भड़के थे, गुस्से में थे, ईर्षा में थे, तो वैसा उत्तर भी दे सकता था, सही बात, उसमें झगड़ा भी कर सकता था, जहाँ गुस्से में आकर के उल्टा सीधा भी बोल सकता था। लेकिन जो नया राष्ट्रपति था वो भी नई उम्र का लड़का था, लेकिन उसका भी दिमाग था, जब उसको वो बिल्कुल नहीं, ना उसने उसका बुरा माना, ना उसको गुस्सा आया, लेकिन उसको जब टाइम दिया गया तो उसने भी जिस लहजे में वो बोले वैसी उसी लहजे में उसने उत्तर भी दिया। हाँ, तो वो उसने क्या उत्तर दिया, उसने कहा कि देखो आज इस शुभ घड़ी में भूतपूर्व राष्ट्रपति ने मेरे पिताजी की याद दिलवाई, हम इनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे पिताजी जैसा कोई जूता कारीगर नहीं था पूरे अमेरिका के अंदर। यहाँ के राष्ट्रपति को भी अपना जूता सही कराने के लिए उन्हीं के सामने झुकना पड़ता था। अमेरिका के राष्ट्रपति को भी जूता सही कराना होता है तो मेरे पिताजी के सामने ही झुकना होता था। उन्होंने भी कह दी पूरी बात उन्होंने भी कह दी। सही है। ये तरीका होता है इंटरव्यू का कि आप मौके पे क्या देख रहे हो। आप रटे रटाते आए हुए, अगर रटे रटाए से आप जवाब दोगे तो कैसे गाइड करोगे, आपके सामने परिस्थिति कैसे भी आ सकती है, उसमें जवाब देना चाहिए। कलेक्टर के सामने आंदोलन शुरू हो गया, जनता बढ़ गई, किसान आंदोलन का हो, मजदूर आंदोलन का हो, भयंकर हजारों की भीड़ थी, और उन्होंने कहा कुछ नहीं, कलेक्टर की पूरी कोठी को फूंक दो, आग लगा दो, गाड़ियों को जला दो, कलेक्टर को मार दो। ये मतलब पूरे रोष में थे वो।
तो अच्छा इनकी सीआईडी तो होती है, सब इनके पास बड़े अफसर सब कुछ रखते हैं। उन्होंने कहा देखो भाई कैसे क्या, उन्होंने कहा साहब भीड़ बहुत ज़्यादा है और दोपहरी का टाइम है, गर्मी भी है और भीड़ जो है काबू से बाहर है, रुकेगी नहीं। अगर फोर्स भी लगाए मारे तो बहुत लोग मर जाएंगे और बहुत लोगों को मारना पीटना भी ये अच्छी बात नहीं है, ये न्यायपूर्ण नहीं है और ये रोकना भी नहीं है। और नहीं रोके तो नुकसान भी बहुत बड़ा करेंगे कलेक्टर को कहा। तो उसमें से कुछ फोर्स में जो भर्ती थे अधिकारी, उन्होंने कहा साहब अगर आप हुक्म को तो हम लाठी चार्ज से रोक तो देंगे, जब 10-20 पिट जाएंगे तो सब लाइन पे आ जाएंगे। सबकी बात सुन ली कलेक्टर ने। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा आप बंदूकें और लाठी रख दीजिए, आप प्रबंध कीजिए किस रास्ते से आ रहे हैं वो, जिस रास्ते से आ रहे हैं उसमें बढ़िया शरबत पानी और ठंडा बोतलें, जितने अधिकारी हैं सब लेकर के खड़े हो जाओ, सबको बढ़िया ठंडा पिलाओ, बढ़िया उनकी सेवा करो। गर्मी का टाइम था, सब गुस्से में थे, पसीनों पसीन थे, सब बुरा था। अब सब वर्दी के अंदर बंदूक वाला तो लाठी वाला कोई नहीं था, सब हाथ में कोका कोला शरबत और ठंडा लेके खड़े थे, सबको पिलाया खिलाया। अब पी पू करके वो ठंडा, उन्होंने कहा अधिकारी तो बहुत बढ़िया है, इन्होंने बेचारों हमको ठंडा पिला रहे हैं। अब उनको मारने आए थे। हाँ, अब वो उनको मारने के लिए आए थे। अब उनका गुस्सा जो है वो शांत हुआ। जब गुस्सा शांत हुआ उसके बाद कलेक्टर निकल के आए, उन्होंने सबका सम्मान किया, उनकी बड़ाई करी, फिर उन्होंने कहा हम बैठ के आपकी समस्या हल करते हैं समझा। देखो एक समय की बात थी, एक समय निकल गया वो तो बात खत्म हो गई। अगर समय नहीं निकलता तो अगर उस समय में वो सख्ताई से नेम ले ले, अगर अपनी अधिकार को जमाते, मैं कलेक्टर हूँ मेरा क्या कर दे, मेरी फोर्स है ये, तो सब नुकसान ही नुकसान होना था। लेकिन थोड़े से में उन्होंने पूरी डायल को घुमा दिया, उन्हीं को समझा बुझा के दिमाग बदल गया, शांति से घर चले गए, सब आंदोलन खत्म। आंदोलन खत्म, उतना समय रुक गया ना वो। हाँ बस वो उतना समय रुक गया, तो उतने वो हाँ। तो जो व्यक्ति आईपीएस अधिकारी पे इस लेवल पर बैठना है, उस आदमी से वो इसी तरीके का प्रश्न करते हैं कि आप उन पर किताबों वाले प्रश्न उत्तर को छोड़ो, अभी आपके सामने ये परिस्थिति, आप क्या करोगे। एक हमने देखा इंटरव्यू, तो वो क्या करता है कि बच्चे बड़ी बड़ी फाइलें लेके आते हैं, डिग्रियां लेके आते हैं, और उसके अंदर एक महिला बैठी हुई है। वो महिला के जब ऑफिस में एक व्यक्ति को आने देते हैं वो, हाँ, एक में एक ही आता है, एक में एक ही व्यक्ति आने को, दूसरा नहीं। अब वो अंदर बैठी थी, और उसने इंटरव्यू लेना था, उसने नमस्कार किया, उन्होंने कहा हाँ बोलिए। उन्होंने फाइल दी कि जी ये, उन्होंने कहा डिग्रियाँ फाइल एक तरफ रख दो। हाँ, उन्होंने क्या किया, पेन लिया, ये लो। उन्होंने कहा साहब ये पेन, इंटरव्यू आपकी यही है, इस पेन को 1 रुपये कीमत है इसकी, और मुझे ये आपको 5 रुपये में बेचना है। अभी कैसे बेचोगे बताओ, मुझे ही बेचना है, किसी को नहीं। 1 रुपये का पेन है और मुझे ही बेचना है, 5 रुपये में आप बेच के दिखाओ। उन्होंने कहा बेच देंगे, कैसे बोलो। उसने कहा जी ये पेन जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और जिसके हाथ में ये पेन आया उसके लिए बहुत लक्की है, उसका भाग्य ही खुल जाता है और उसकी हमेशा तरक्की होती है। 2-4 बातें उन्होंने लगा करके, और आप जो है इस पेन को खरीदिए, और इस पेन की मात्र जो कीमत है सिर्फ 5 रुपये है आपके लिए। ये सब मार्केट में इससे सस्ता पेन भी नहीं मिलेगा आपको, और ऐसा क्वालिटी भी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा साहब हम नहीं खरीदेंगे। लड़के उन्होंने कहा मैं नहीं खरीदूँगी, क्यों खरीदूँ, मुझे क्या, मुझे ज़रूरत ही नहीं। ऐसे वो इंटरव्यू होती रही, 1, 2, 4, 5 लोग आए, सब ने एडवर्टाइज किया, लेकिन उसने पेन नहीं खरीदा। एक व्यक्ति लास्ट में आता है, वही सवाल वही जवाब उनके, लास्ट में आता है और वो पेन उसको देता है, पेन उसके हाथ में होता है। वो कहती है पेन को बेच, अब मुझे बेचो। वो कहता बेचें क्या इस पेन को, इस पेन के अंदर जो है निब है लिखने वाली, जो आगे जो थी वो निब इस पेन में नहीं है। तुम लोगों ने, कंपनी वालों ने बना क्या रखा है, ढोंग बना रखा है, लोगों ने ठगने का काम कर रखा है। ये पेन तुम पूरी कंपनी के ऊपर हम कंप्लेंट करेंगे,
अभी पत्रकारों को बुलाता हूँ, अभी दिखाता हूँ कि तुम लोग जनता को कैसे ठग रहे हो। और इस जिस पेन के अंदर निब भी नहीं है और तुम वो जो एक जिसकी पैसे की कीमत नहीं है उसको तुम 5 रुपए में उसको बेचना चाह रहे हो। उसने अब वो एकदम लड़के एकदम आ जाती, उसने कहा दिखाना दे, उसने भी नहीं देखा। वो कहते हैं मुझे पेन दिखाना, क्यों दिखाऊं, यहाँ नहीं दिखाऊंगी, मीडिया के सामने सबके सामने दिखाऊंगा आपको। तो कहते किसी की मुझे ये पेन वापस, आप किसी तरह, हमारी पूरी कंपनी खराब हो जाएगी, पूरी कंपनी गड़बड़ हो जाएगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, आप मुझे किस तरीके से राजी होते हो। उन्होंने कहा जी 10,000 में, आप 10,000 दो, अभी पेन वापस करता हूँ आप। उन्होंने 10,000 दिया, उसने 10,000 लिया हाथ में, है ना, पेन दे दिया उसको। लो मैडम 5 रुपए में नहीं, उन्हें 10,000 में बेचा आपको, ये लीजिए अपने पैसे। उल्टा खरीद लिया उसने। हाँ, करवा दिया 10,000 में पेन। तो 5 हाँ, रुपए में करवाना था। उसने कहा कि वैसे ही हमें ऐसे लोगों की हमें जरूरत है कंपनी में, बेचने वाले ऐसे होते हैं, हिसाब लगा हुआ, ये दिमाग है। जो वहाँ परीक्षा ऐसी होती है, ठीक है ना। तो दिमाग की परीक्षा, जो व्यक्ति समय का निर्णय नहीं ले पाए वो आदमी बेहोश है, वो यंत्र है। सीखे सिखाए उत्तरों से काम नहीं चलेगा। हमारे समस्या हमारी सीखी सिखाई होती है कि जीवित होती है, बताइए आप। हमारी समस्या जीवित होती है, मुर्दा नहीं होती है। मुर्दा तो गई, उसकी क्या समस्या, जो समस्या मुर्दा है वो तो चली गई, वो तो भूतकाल हो गई, उसका तो कोई मतलब नहीं रहा। समस्या हमारी वर्तमान में होती है और उत्तर हमारे भूतकाल के। समस्या हमारी जिंदा और समाधान मुर्दा। कैसे होगी जिंदगी का? जिंदगी की टेंशन, जिंदगी की जो बीमारी है वो यही तो है हमारे साथ है कि समस्या तो हमारी सामने है, वो जिंदा खड़ी है, और उसको मारने वाले जो योद्धा है, लड़ाई करने वाले, हटाने वाले, वो मुर्दा है। वो शमशान भूमि से उठा के ले आते हैं कि उठो भाई बंदूक लेके, ये हमारे पितर देवता है, ये हमारे ये हमारे बुजुर्ग है, ये हमारे फलाने ऊत पूत है। अब उनको ले आके तुम खड़ा करोगे युद्ध के लिए, वो क्या युद्ध करेंगे? जिंदा के लिए जिंदा चाहिए ना। अगर समस्या जिंदी है तो समाधान भी जिंदा। अगर प्रश्न जिंदा है तो समाधान भी, उसका उत्तर भी जिंदा चाहिए। लेकिन हम कहाँ ढूंढते हैं? हम अपनी समस्या ताजा है, उत्तरों को हम ऐसी जगह खोज रहे हैं जो मुर्दा हो चुके हैं, वहाँ से काम चलेगा नहीं। इसलिए तुरंत चेतना वो चाहिए जो समस्या को हल करने के लिए वहाँ काम करे। तभी तो सदगुरु की जरूरत होती है। सदगुरु जिंदा, मुर्दा नहीं, जिंदा। सदगुरु जिंदा होता है, तुरंत उसी वक्त का निर्णय होता है उस टाइम में। ये समस्या क्या निर्णय होना चाहिए? भगवान सामने खड़े हैं, अर्जुन सामने है, अर्जुन के सामने भगवान खड़े हैं। वहाँ अर्जुन और भी तो चीजें लेके खड़ा हो सकता था। अर्जुन की ऐसी समस्या है क्योंकि युद्ध सिर पे, युद्ध सामने है, तो भगवान भी सामने खड़े हैं, समाधान देने वाले हैं। युद्ध हमारे युद्ध हमारे सामने है, लेकिन समाधान देने वाला हमारे सामने नहीं है। है? सही बात। समस्या यही है। और फिर हम समाधान ढूंढते हैं तो कहाँ ढूंढते हैं? शमशान घाट में, मुर्दों में मुर्दों में शमशान घाट में ढूंढते हैं। तो कैसे हल होगा हमारा जिंदगी का? सही बात। ऐसे जिंदगी हल कर लेते मन में सोचती थी गुरुजी, जिंदगी का हल ऐसे होगा नहीं। हमारे घर के जितने भी बड़े बूढ़े थे, तो वो बड़े बूढ़े अपने बच्चों को क्यों परेशान करेंगे? कोई कभी नहीं करेगा। हमारी सोच सही हो, बस हमारी सोच ही, जब हमारी सोच ही मुर्दा हो गई, हम उनको दोष नहीं देते मुर्दा। देखो डॉक्टर ने क्या कही, रीढ़ की हड्डी में पेन है, आपका मस्तिष्क आपको थोड़े पेन को ज्यादा बता रहा है, समस्या वो है। डॉक्टर का समाधान देखिए। तब बहुत अच्छी बात बोली भी, आपका माइंड ही उस चीज को ज्यादा कवर कर रहा है कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ। और ज्यादातर 99% हम ये ऐसे करते हैं। हमको थोड़ी सी तकलीफ हो जाए, हम क्या सोचते हैं? अगर फुंसी भी हो गई, हम क्या सोचते हैं? फुंसी हुई है, 3 दिन से ठीक नहीं हो, कुछ हो ना जाए, ऐसे कैंसर भी हो जाता है। अब 1-2 लोगों ने बोल दिया आस पड़ोस से, आंटी ऐसे तो हमारे हुई थी, हमारी बूढ़ी अम्मा को, और कैसा मरी, बची नहीं, 6 महीने में तो मरी गई। अब आंटी की धड़कन देखो, आप नाप के देखो बीपी और दोनों धड़कन और बीपी क्या कर रहे हैं, मशीन ऊपर और नीचे अपने आप आती जाती है। और क्या है? और क्या? ये हम लोग ज्यादातर बीमारियों के ऐसे पाले हुए हैं, उनकी बात नहीं है।
हम मस्तिष्क से पाले हुए हैं। ये हमने जो कोई हमको परेशान नहीं कर रहा, जो हमारा दिमाग है वो हमको परेशान कर रहा है, हमारा मन हमको परेशान कर रहा है, लेकिन हम जिम्मेवार अपने मन और दिमाग को नहीं ठहरा रहे, हम उंगली दूसरे की तरफ करते हैं। अगर हम अपनी तरफ कर लें तो फिर हमें समाधान करना पड़ेगा ना। और क्या, जब हम ही समझ लें कि हम ही रोग है, हम ही बीमारी है, तो दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। हाँ, हमें अपने आप को ही अब आप समझ लें कि बीमारी हम ही है, हमारे अंदर ही बीमारी है, इलाज हमें ही करना है तो समाधान भी हो जाए। लेकिन नहीं, हम समाधान दूसरी तरफ, उंगली दूसरी तरफ कर देते हैं। हम तो ठीक है, सब इधर, बीमारी उधर है। उससे क्या होगा बताइए आप। परेशानी इसी बात की है संसार में ज़्यादातर कि जहाँ समस्या है वहाँ समाधान नहीं है, जहाँ समस्या नहीं है